हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारी पॉलिटिक्स की क्लास नंबर 11th। लास्ट क्लास में हमने राज्य की शासन प्रणाली के बारे में अच्छे से पढ़ा था और समझा था। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, इन तीनों के बारे में हम समझ चुके हैं, मार्क कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक को जरूर खोल लें और पेंसिल या जो हाईलाइटर है आप पे उसको अपने साथ रखें, तभी आपको ये वीडियो देखने का फायदा होगा। ठीक है, तो देखिए केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे हम। केंद्र राज्य संबंध में सबसे पहले आपको लिखना है कि ये हमारे संविधान के कौन से भाग में आता है। तो केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या हमारे संविधान के भाग 11 में कर रखी है। इसे आप मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है। जो केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध है वो कैसा है, संघवाद का है। हमारे देश में संघ प्रणाली कार्य करती है। जैसे हमारे संविधान की जो हमारा पहला आर्टिकल है वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, सभी राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं और वही भारत है। ठीक है, तो हमारा देश क्या है, एक संघ है। और ये संघवाद की प्रणाली, संघ को क्या कहते हैं, फेडरल। तो फेडरल सिस्टम या संघवाद की प्रणाली हमने किस देश से ली है, कनाडा के संविधान से इसको हमने अपने देश में जोड़ा है। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका, देखिए केंद्र राज्य संबंधों के बारे में कैसे पता चलता है कि केंद्र के पास क्या अधिकार है, राज्य के पास क्या अधिकार है। तो हमने जब अनुसूची पढ़ी थी तो 7वीं अनुसूची बताती है केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। 7वीं देखिए, सा से होता है 7वीं और सा से आता है सूची। तो 7वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, सूचियां लिखी हुई हैं। 3 प्रकार की सूची है हमारे देश में, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में वो विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ को है, संसद को है। ठीक है, राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है। ठीक है, और समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य दोनों को है। लेकिन अगर दोनों लोग कानून बनाते हैं और दोनों के कानून में टकराव होता है तो किसका कानून चलेगा, संसद का कानून चलेगा, क्योंकि संसद बड़ी है। ठीक है, तो समझ गए आप। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। ठीक है, इसे मार्क कर लीजिएगा। 7वीं अनुसूची क्या बताती है, दोनों के बीच में शक्तियां हैं उनका बंटवारा करती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका संघ सूची। तो संघ सूची में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कानून आते हैं वो यहाँ पे लिखा है, जिनमें प्रमुख हैं, कुछ प्रमुख के नाम यहाँ पे लिखे हैं। सारे एक बार जरूर पढ़ने हैं आपको। रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि। तो देखिए एक बार जब भी आप पढ़ें इस टॉपिक को तो सारे जो भी विषय हैं संघ सूची में, जो भी इंपॉर्टेंट विषय आते हैं वो सब जरूर पढ़ें। लेकिन 2 विषय जिन पे मैंने मार्क कराए, परिवहन और जनगणना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको बिल्कुल रट लेना है आपको। ठीक है, इन 2 विषयों को बिल्कुल अच्छे से याद रखें, पढ़ना एक बार सबको ही है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य सूची। तो राज्य सूची में कौन कौन से इंपॉर्टेंट विषय आते हैं वो सब यहाँ पे लिखे हैं। इस सूची में शामिल विषय जिसमें प्रमुख है, ठीक है, जिनमें प्रमुख है लोक सेवा, कृषि, कारागार, कारागार मतलब जेल आपका, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन जैसे पंचायती राज वगैरह, कर, विक्रय, सिंचाई, खेल, खेल यहाँ पे लिखा ना हो आपकी बुक में तो ऐड कर लीजिएगा, आदि। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ने सब हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कृषि, कृषि के बाद आपका खेल, स्थानीय शासन और लोक सेवा। ये 4 को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, आगे समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य दोनों को होता है। ठीक है, इनमें प्रमुख हैं राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, तो परिवार नियोजन को मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना तो फैक्ट्रियां वगैरह, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, वन और श्रमिक संघ। तो ये 4 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल नहीं भूलना है। समवर्ती सूची से मोस्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको विषय दे दिया जाएगा जैसे जनसंख्या नियंत्रण कौन सी सूची में आता है, ये क्वेश्चन होगा और आपके ऑप्शन होंगे संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या कोई नहीं, ऐसे करके ऑप्शन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये वाले आर्टिकल जो नाम है जैसे वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, ये पहले इसमें शामिल नहीं थे समवर्ती सूची में, इनको बाद में ऐड किया गया, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाना, शिक्षा, वन और श्रमिक संघ, इनको बिल्कुल नहीं भूलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अवशिष्ट विधायी शक्तियां, मतलब ऐसी शक्तियां जिनका जिक्र ऊपर नहीं किया गया। देखिए 3 विषय बनाए, 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें कानून बता दिए गए कि कौन कौन से विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है। लेकिन अभी भी कोई ना कोई टॉपिक रह गया होगा, ठीक है, कि कोई विषय नहीं लिखा होगा, जब उस पर कानून बनाना होगा। मान लीजिए कोई ऐसा विषय आता है
इसके बारे में ना ही संघ सूची में लिखा है, ना ही राज्य सूची में लिखा है, और ना ही समवर्ती सूची में। तो इस विषय के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। यही विधायी शक्ति है, ये अवशिष्ट विधायी शक्ति किसको दी है? संसद को। तो क्वेश्चन इस टाइप से आता है इसमें, कोई विषय जिसका जिक्र संघ सूची राज्य सूची में नहीं किया गया है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। बस आपको इतना यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे इसी पेज पे है केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े हुए कुछ प्रमुख अनुच्छेद। तो यहाँ पर 2-3 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252। ये आर्टिकल्स मेनली आपके कहते हैं कि राज्य सूची में जो विषय आते हैं, ठीक है, उस पर संसद बनाने को शक्ति कब प्राप्त होती है, उसी के बारे में बताते हैं। तो हमने पढ़ा था राज्य सूची में जो भी विषय हैं उन सब पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? सिर्फ राज्य उन विषय पर कानून बना सकते हैं। संसद को इन विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली इन विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं होता, लेकिन ये आर्टिकल्स बताते हैं कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में संसद को अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। वो स्पेशल प्रोविजंस कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पहला है आर्टिकल 249, जो कि बताता है अगर मुद्दा राष्ट्र हित में है, संघ सूची का कोई मुद्दा है, उस पर कानून बनाना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि नहीं बनाया गया तो सभी देश के लिए खतरा होगा या फिर सभी का भला नहीं हो पाएगा देश के लोगों का। तो राष्ट्र हित के मुद्दे को नजर में रखते हुए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो पहला कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि अगर पूरे देश की भलाई के लिए है तब संसद को अधिकार है कि वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। दूसरी सिचुएशन है आर्टिकल 250 के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो अगर पूरे देश में आपातकाल चल रहा हो तब संसद को शक्ति मिलती है कि वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 252। आर्टिकल 252 कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य ये बोल दे, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर ये बोल दे संसद को कि आप हमारे लिए कानून बना दीजिए, तो संसद को अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची पर कानून बना सकती है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है, याद रखना है। पहला राष्ट्रहित, दूसरा आपातकाल की स्थिति, तीसरा आपने खुद बोला है, राज्यों ने खुद बोला है कि हमारे लिए कानून बना दो, तब भी संसद को शक्ति मिल जाती है कि वो राज्यों के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना दे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 262, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा इसे। अंतरराज्य नदियां तथा नदी घाटियों के पानी संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय। तो जो भी नदियां हैं उनका अगर विवाद होता है, जैसे एक नदी देखिए 2-3 राज्यों में जाती है, अगर एक नदी को लेकर 2 राज्यों के बीच में विवाद हो रहा है, ठीक है, तो उस विवाद का जो निर्णय लिया जाएगा, उस विवाद को जो सुलझाया जाएगा वो किसके तहत सुलझाया जाएगा? आर्टिकल 262 के तहत सुलझाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो नदियों के ऊपर कोई विवाद है तो उसको सुलझाने का कार्य आर्टिकल 262 करता है, इसे आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। तो देखिए इन्हीं आर्टिकल्स के नीचे आपका नीचे अनुच्छेद 249 को समझा रखा है कि किस प्रकार आर्टिकल 249 के तहत संसद को अधिकार मिलता है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सके। तो सबसे पहले राज्यसभा को अपनी 2/2 बहुमत से यह प्रूफ करना पड़ेगा कि जो मुद्दा है वो सच में राष्ट्र हित में है या नहीं है। अगर ये प्रूफ हो जाता है राज्यसभा में कि सच में वो मुद्दा राष्ट्र हित में है, तभी जाके संसद को अधिकार मिलेगा कि वो आर्टिकल 249 के तहत कानून बना पाए, ठीक है। तो समझाने के लिए था आपके लिए, ठीक है। आपको मार्क नहीं करना, याद नहीं करना इसे, बस आप समझना चाहें आर्टिकल 249 को तो इसको पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे बता रखे हैं कि केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए थे। पहला है आपका प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा राजमन्नार आयोग, तीसरा भगवान सहाय समिति और चौथा सरकारी आयोग। तो इन 4 आयोगों का गठन केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए किया गया था। तो क्वेश्चन इस तरह आता है कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था? 4 आयोग का नाम मिलेगा आपको, अलग अलग आयोग होंगे, उनमें से एक आयोग होगा वो इन 4 में से एक होगा। तो आपको याद होने चाहिए इन 4 आयोग का नाम, ठीक है। यहाँ पे सरकारी आयोग और भगवान सहाय समिति, ये 2 आयोग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम इनका याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। और तो नेक्स्ट पेज पे देखिए आपको सरकारी आयोग के बारे में बता रखा है कि सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था। तो 1983 में सरकारी आयोग का गठन हुआ था। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सरकारी आयोग का गठन किस लिए हुआ था? केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए इसका गठन हुआ था। और कब गठन हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, 1983 में सरकारी आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट आपका पुंछी आयोग। पुंछी आयोग का काम भी सेम था
केंद्र राज्य संबंधों को सुधार करना। बस आप इतना याद रखें, समय याद ना रखें कि पुंछी आयोग का गठन कब हुआ, ये मत याद रखिएगा, बस ये याद रखें किस लिए इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो सरकारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं भूलना है। भगवान सहाय समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बस नाम याद रखिए और किस लिए गठन हुआ था इसे याद रखिए। ठीक है, तो आप सभी को अनअकैडमी की तरफ से एक अपडेट देना चाहूँगा। यहाँ पे रिपब्लिक डे में इन्होंने एक स्पेशल ऑफर निकाला है, जहाँ पर अगर आप 1 ईयर का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। ये ऑफर आपका सिर्फ 25 जनवरी से 27 जनवरी तक के लिए वैलिड है। तो अगर आप फ्यूचर में कभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो अभी बेस्ट टाइम है, जहाँ पर आपको एडिशनल स्पेशल बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, साथ ही में जब भी आप इसमें कोई बैच परचेज करें अनअकैडमी के थ्रू तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं ज्ञानी10, जिससे आपको फ़ी पर भी एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। फ़ी में आपका 10% कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप या आपका कोई यार दोस्त खरीदने का प्लान कर रहा है तो अभी एक बेस्ट टाइम है, जिसमें आपको फ़ी में भी ऑफ मिलेगा, साथ ही आपको फ्री एक्सटेंडेड पीरियड भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है देखिए आपका अंतर्राज्य परिषद। वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है अंतर्राज्य परिषद, लेकिन एक बार जब आप पढ़ें तो इसे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 263 के तहत इसकी स्थापना होती है, पहला ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसकी स्थापना किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति जी को शक्ति प्राप्त है कि वो एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, पहली बार कब स्थापना हुई थी इसकी, जून 1990 में पहली बार अंतर्राज्य परिषद की स्थापना हुई थी। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना के बाद आपको याद रखना है इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री से सदस्य होंगे तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री। नेक्स्ट, सभी राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे तथा जिस भी यूनियन टेरिटरी में संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री नहीं होते वहां के प्रशासक इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि सदस्य कौन कौन है इसके, ये क्वेश्चन बनता है कभी कभी। तो प्रधानमंत्री से सदस्य हैं, साथ में आपको ध्यान रखना है कि सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि अंतर्राज्य परिषद का मेनली काम यही है कि केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों को बढ़िया बनाना अंतर्राज्य परिषद का काम है। इसीलिए प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब इसकी मीटिंग होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये लास्ट पॉइंट इससे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका नीति आयोग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है इसे। सबसे पहले देखिए इसकी स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई है। और किसकी जगह पर इसकी स्थापना की गई है, योजना आयोग की जगह पर। तो यहाँ से सिर्फ ईयर याद रखिएगा कि 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, 2015 याद रखिए सिर्फ। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है। यहाँ पर नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है ये ध्यान रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान रखना है इसे भी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म है। योजना आयोग का काम क्या था, देश के लिए योजना बनाना, जैसे शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाएगा, उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, बेरोजगारी कम की जाएगी, ये सारे प्लान सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। ये सरकार के लिए कौन बनाता है, ये सारे प्लान योजना आयोग बनाता था। अब प्लान कौन बनाएगा, नीति आयोग बनाएगा। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं लाता था, आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजनाएं। अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आएंगी, नीति आयोग द्वारा 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट्स लाए जाएंगे। ठीक है, 15 साल के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, जिसके तहत जो भी लक्ष्य होंगे उसको हासिल करने के लिए सरकारें काम करेगी। तो पंचवर्षीय योजना को हटाकर 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट सब लाए जाएंगे, ये नीति आयोग का कार्य होगा। ठीक है, अब देखिए इसी के तहत आपको याद रखना है, इस यहाँ से देखिए मार्क करना है आपको, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। तो देखिए नीति आयोग केंद्र सरकार के लिए तो योजना बनाएगा, साथ में सभी राज्यों के लिए भी योजना बनाने का कार्य करेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आगे बात करते हैं नीति आयोग की संरचना कि यहाँ पर कौन से पद पर कौन है। सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री। दूसरे उपाध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके इसके सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, इसके अमिताभ कांत। ये 3 नाम यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे देखिए नीति आयोग यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, ध्यान में रखना है आपको। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। ठीक है, कब गठन हुआ था ये याद रखना है सिर्फ आपको कि 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वित्त आयोग। वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान रखना है आपको। इसमें देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका आर्टिकल से रिलेटेड, कि पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है आपको ये। नेक्स्ट, किसके द्वारा इसका गठन किया जाता है, तो इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार बनता है, 5 सदस्य इसमें टोटल होते हैं, जिसमें से 1 अध्यक्ष हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कितने टोटल सदस्य हैं, 5 टोटल वित्त आयोग में सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बाकी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ। लास्ट में लिख भी रखा है, फर्स्ट वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। ठीक है, पहली जो वित्त आयोग था इसका गठन 1951 में हुआ, और उसके अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, के.सी. नियोगी जी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, अभी कौन से नंबर का वित्त आयोग चल रहा है, अभी 15वें वित्त आयोग का गठन हो रखा है, और उसके अध्यक्ष एन.के. सिंह जी हैं, ये भी याद रखिएगा। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है ये, मतलब अभी जो रिसेंटली चल रहा है उसके रिलेटेड भी है ये, तो इसका नाम याद, इनका नाम याद रखिएगा। एन.के. सिंह 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, पहली वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, के.सी. नियोगी जी। तो इतना बस आपको वित्त आयोग से ध्यान में रखना है, ज़्यादा नहीं है। आर्टिकल आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, और जो पहली वित्त आयोग थी और जो अभी वित्त आयोग चल रही है, इनके अध्यक्ष के नाम क्या थे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो वित्त आयोग से बस इतना ही था। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट आपका नेक्स्ट पेज पर बचा हुआ है वित्त आयोग का। इस नोट में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी सिफारिशें वित्त आयोग द्वारा की जाएंगी उनको कहाँ रखा जाता है, संसद के सामने रखा जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा संसद के सामने ने ले जाया जाता है। ठीक है, बस ये याद रखना है वित्त आयोग से। वित्त आयोग आपका यहाँ पे खत्म होता है पूरा। नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट होता है लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है अच्छे से। पहले तो क्या है, किस भाग में आता है हमारे संविधान के भाग 14 में लोक सेवा आयोग के बारे में बता रखा है, और आर्टिकल 315 लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कौन से भाग में लोक सेवा आयोग है, तो आप बताएंगे भाग 14। और अगर पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के बारे में बता रखा है, तो अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के बारे में, यूपीएससी के बारे में बता रखा है। ठीक है, इसका गठन कैसे हुआ, तो 1919 में जो हमारा भारत सरकार अधिनियम आया था, 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था, उसी के तहत 1926 में ली आयोग की स्थापना की गई, और ली आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1926 में ही यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर आपने पहली वाली क्लासेस देखी है हमारी पॉलिटिक्स की, उसमें मैंने आपको ये क्लियर कर रखा था। ठीक है, जब हमने भारत सरकार अधिनियम के बारे में पढ़ा तब भी मैंने आपको ये बताया था अच्छे से। ठीक है, तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया, और इस अधिनियम के तहत एक आयोग का गठन हुआ, जो कौन सा आयोग था, ली आयोग। 1926 में ली आयोग आया था, इसी के तहत यूपीएससी की स्थापना की गई थी। यहाँ पर भी यही लिखा है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करते हैं, सदस्य और अध्यक्ष जो होते हैं इसके, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति द्वारा इस आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आगे है वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य वर्तमान में लोक सेवा आयोग में हैं। आगे देखिए, अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। देखिए, सेम कार्यकाल है इनका भी, 6 वर्ष पूरे कर लें तो इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, या 65 वर्ष की आयु इनकी हो जाए तो ये रिटायर हो जाएंगे। दोनों में से जो भी जल्दी हो जाएगा उस हिसाब से रिटायर हो जाएंगे, या तो 6 वर्ष पूरे कर लें तो रिटायर हो जाएंगे, या 6 वर्ष पूरे करने से पूर्व ही इनकी आयु 65 वर्ष हो गई तो भी ये रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो राज्य में जो भी लोक सेवा आयोग है, ठीक है, जैसे यूपी का यूपी पीसीएस होता है, ठीक है, और बिहार का पीसीएस होता है। ठीक है, उस हिसाब से उनके जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राज्यपाल द्वारा होती है। ठीक है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता। तो राज्य लोक सेवा आयोग है, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, वहां के राज्यपाल द्वारा, लेकिन उनको हटाने का अधिकार उनको नहीं होता। उनको हटाने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। शायद हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था पॉइंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनका देखिए कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, और सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग में कार्यकाल 6 वर्ष का है, लेकिन रिटायरमेंट की एज कम है, 62 साल है। ठीक है,
आगे बात करते हैं। तो लोक सेवा आयोग से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब हमने पढ़ लिए हैं। एक दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर नहीं लिखे हैं, उन्हें आप ऐड कर लीजिएगा अपनी बुक में। तो देखिए यहाँ पर मैंने उन्हें लिख दिया है, देख लीजिए एक बार इन्हें। पहला है आपका संविधान की धारा 312, मतलब जो अनुच्छेद 312 है, इसके अंतर्गत संकल्प पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा शुरू की जा सकती है। जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईएफएस होता है, ये एक सेवा है। यूपीएससी के अंतर्गत ये एक सर्विस आती है, ठीक है। अगर हमें कोई इसी प्रकार की एक नई सर्विस लानी है तो उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनुच्छेद 312 के तहत एक संकल्प पारित करना पड़ेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 312 के तहत हम नई अखिल भारतीय सेवा शुरू कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिविल सर्विस की 3 श्रेणियां का प्रावधान है। तो जो मेन सिविल सर्विस के अंदर 3 सर्विस आती है वो कौन कौन सी है? पहली आपकी आईएएस प्रशासनिक अधिकारी, दूसरा आईपीएस पुलिस अधिकारी, तीसरा वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, वन सेवा। तो 3 आती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, वन सेवा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सिविल सर्विस के अंतर्गत जो मेन 3 श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रशासनिक, पुलिस तथा वन सेवाएं, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अलग से आपके पॉइंट है, इन्हें आप साइड में ऐड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर आपका खत्म होता है लोक सेवा आयोग पूरी तरह से। तो यहीं पर आज की क्लास ओवर करते हैं। लास्ट कल की क्लास में चालू करेंगे हम निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।